नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज 4 अप्रैल है और रिवीजन का चौथा वीडियो होगा ये। 70 बीपीएससी मेंस या फिर 71 बीपीएससी के भी कुछ बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो कंटेंट तो वही होता है, बस रिवीजन का ये वीडियो पर्पस है कि 70 बीपीएससी के जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए टॉपिक एक बार कम से कम रिवाइज हो जाए। तो आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगा। आर्ट एंड कल्चर से वो आज पूरा रिवाइज करेंगे। एक चीज़ की गारंटी होगी कि आज जितने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें से एक लॉन्ग फॉरवर्ड के सवाल आपके गारंटेड हैं, पूछे ही पूछे जाएंगे। हो सकता है 2 सवाल पूछ ले, लेकिन यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे आपके मेंस एग्जामिनेशन में। अगर कोई मुझे बोले कि इस 1 घंटे के वीडियो से 2 सवाल आएंगे, 1 सवाल आएंगे, तो वो तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया ना गुरु, है ना। तो इसको ज़रा देखेंगे। आज हम लोग मौर्यन आर्ट को पढ़ेंगे, मौर्य आर्ट एंड कल्चर को समझेंगे, स्तूप वगैरह को समझेंगे, पाल आर्ट को समझेंगे, बिहार में केव आर्ट को समझेंगे, पूर्वी भारत में केव आर्ट को समझेंगे, मंदिर निर्माण शैली को भी समझेंगे हम लोग। उसके पश्चात से मिथिला पेंटिंग और पटना कलम, इन सभी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो कृपया करके वीडियो अंत तक देखिएगा और आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको फील हो रहा होगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी हो रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन ही असली होता है। हाथ दर्द कर रहे होंगे, डर लग रहा होगा, भूल रहे होंगे, इन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है सभी को। इसमें कुछ भी आपके साथ यूनिक नहीं हो रहा है, कोई आप ही पूरी दुनिया में सताए हुए व्यक्ति नहीं है। यही वो अवसर है जिसके लिए आप इतने वर्षों से मेहनत कर रहे थे, तो वो अवसर आपके सामने है। तो कृपया अपना 200% दीजिएगा। जिस हद तक जा सकते हैं, जिस हद तक जा सकते हैं पढ़ने के लिए पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। ओके, क्या भी आंसर राइटिंग करना चाहिए 4-4, 5-5 घंटे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2-3 घंटे डेली लिखिए, 2 घंटे तो मिनिमम लिखिए ही लिखिए, लेकिन बाकी समय कंटेंट और खूब सारा रिवीजन। जितना जो रिवीजन करेगा, जितना जिसके पास कंटेंट होगा, उसको उतना ही आसानी पड़ेगी एग्जामिनेशन में। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को तो मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा आपके मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए मौर्य वास्तुकला को हम लोग डिटेल में समझेंगे। वास्तुकला और कला, इसका विकास तभी होता है जब भी कोई सभ्यता या समाज या सोसाइटी स्थिर होता है, उसके डेली रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरी हो रही होती है, तब उसका ध्यान जाता है कि घर में कुछ पेंटिंग भी लगा लें, घर में कुछ चित्र बना लें, भगवान के रहने के लिए मंदिर बना लें। जिस भगवान ने, ईश्वर ने हमें धरती बना करके दिया, उसके लिए हम घर बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें तब उत्पन्न होती। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सरल शब्दों में समझा रहा हूँ कि कला का, संस्कृति का विकास कैसे होता है, वास्तुकला का विकास कैसे होता है। मौर्यन पीरियड जो है वो पूरे भारत के इतिहास में भारत का सबसे समृद्ध और सबसे अस्थायित्व शासन वाला हिस्सा रहा है। मौर्यों का काल पूरे भारत को एकता अखंडता के सूत्र में इन्होंने बांधा था और उस दौरान स्थिर शासन व्यवस्था, कई बार मैंने बच्चों को कॉपी पर काट के बोला है कि कृपया करके जब भी मौर्य कला पूछा जाता है तो 2 ही लाइन में सही ये ज़रूर लिखिए कि मौर्यों के दौरान कला का इतना शानदार विकास क्यों हुआ, उससे पहले हमें कभी क्यों नहीं देखने को मिलता है। हमें मिलता है, कहाँ पर मिलता है, तो हमें मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन इस तरह का नहीं मिल पाता है। तो आप कारण में क्या बता सकते हैं कि स्थिर शासन प्रणाली और राज्य समर्थित कला का भी विकास हुआ, यानी कि जो सम्राट अशोक थे या उनके समकालीन जो राजा महाराजा थे अलग अलग हिस्सों में भी भारत में, मान लीजिए कोई होंगे दक्षिण के क्षेत्र में या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जैसे ईरान में थे, सभी ने इस क्षेत्र में रुचि लेना शुरू किया। इस कारण से कला का विकास हुआ। मौर्यों का इतिहास 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है और इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सम्राट अशोक तक आए हैं। वास्तुकला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। बुद्धिज्म से प्रेरित वास्तुकला है, बुद्धिज्म से प्रेरित है यह वास्तुकला, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। इसमें पत्थर का उपयोग, तकनीकी कौशल, भव्यता की विशेषता देखी जा सकती है। काले पॉलिशदार पत्थर, पॉलिश इतना शानदार है कि अभी भी अगर आप दिल्ली म्यूजियम में जाएंगे, नेशनल म्यूजियम जो है या पटना म्यूजियम में भी होगा, वहाँ पर देखेंगे तो आपको अचंभा लगेगा कि इतना शानदार पॉलिश उन्होंने आज से 2000-3000 वर्ष पहले किया कैसे होगा। ठीक है, मौर्य कला की, वास्तुकला की विशेषता आपसे पूछी जाती है
पत्थर का उपयोग मौर्य काल में पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर का उपयोग हुआ। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। पत्थरों को तराशने पॉलिश करने के लिए तकनीक में मौर्य कारीगर माहिर थे। मैंने आपको क्या बोला, काले चमकदार पॉलिश पत्थर का उपयोग किया गया है जो शानदार है, अद्भुत होता है। देखने में आपको लगेगा कि इतना शानदार पॉलिश तो आज भी संभव नहीं है। मौर्य पॉलिश, पत्थरों पर चमकदार पॉलिश मौर्य पॉलिश कहते हैं, इस काल की पहचान है। यह तकनीक इतनी उन्नत है कि आज भी ये संरचनाएं चमकती हुई दिखेंगी। आज भी नेशनल म्यूजियम में अगर आप देखेंगे इससे जुड़े हुए वस्तुओं को तो आपको अचंभा होगा कि इतना कैसे है ये। बौद्धों का प्रभाव, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए वस्तु, जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रभाव था स्तूप, विहार, चैत्य और जो सिंह स्तंभ बनाए गए हैं या अशोक के पिलर हैं, उसमें भी हमें बुद्धिज्म का प्रभाव दिखता है। प्रकृति और प्रतीक क्या है, यानी कि नेचर, और प्रतीक क्या है, पशु आकृति, शेर, हाथी, बैल, इन सभी का मतलब पढ़ेंगे। क्यों रुका हूँगा मैं, कुछ तो कारण होगा। कारण ये है कि बच्चों से जब मैं सवाल पूछता हूँ मौर्य कला के बारे में, अभी कला के बारे में लिखवाऊँगा, तो सीधा सीधा लिख करके बढ़ जाते हैं। शेर था, हाथी था, बैल था, तो क्यों थे? बैल किसका प्रतीक है? क्या सम्राट अशोक ने बस ऐसे ही बैल लगा दिया होगा क्या? समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं लेकिन हम शायद गौर नहीं करते हैं। आज मान लीजिए मोदी जी कोई भव्य चीज़ का निर्माण करवाएं। मोदी जी किस धर्म से प्रभावित हैं? हिंदुइज्म से प्रभावित हैं। न चाहते हुए भी कितना भी सेकुलरिज्म को लाएंगे फिर भी उसमें कुछ न कुछ हिंदुइज्म या उसके शाखा से संबंधित जो धर्म वगैरह है उसका कुछ न कुछ हिस्सा उस आर्ट एंड कल्चर में, उस वास्तुकला में, उस भव्य निर्माण में शामिल हो ही जाएगा। जैसे संसद भवन का निर्माण हुआ तो सिंह स्तंभ को वहाँ पर लगाया गया। अब सिंह स्तंभ किससे है? तो भाई बुद्धिज्म से आए, सम्राट अशोक से आए हैं। लेकिन सिंह स्तंभ जो बुद्धिज्म तो हिंदुइज्म की ही शाखा मानी जाती है। न चाहते हुए भी आया ना। जो मोदी जी ने संसद भवन में प्रवेश किया था तो आपको याद होगा कि तो पंडित नेहरू जी को जो दिया गया था शाही प्रतीक नाम एक रॉड जैसा था, उसको लेकर उन्होंने हिंदू धर्म वाला बर्तन, कपड़े वगैरह पहन के फिर प्रवेश किया था। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जो कोई भी शासक होता है, अभी वर्तमान मोदी जी हैं, कल को कोई और आएंगे, तो शासक अपने इर्द गिर्द और उस समय के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर धर्म या सबसे ज़्यादा माने जाने वाले धर्म उससे प्रभावित हो ही जाता है। और हर चीज़ जो उपयोग किया जाता है उसका कुछ न कुछ मायने होता है। आपको मायने सवाल में लिखने पड़ते हैं। आप केवल ये लिख करके नहीं पढ़ सकते शेर, हाथी और बैल का उपयोग किया, क्यों किया गया, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। ये आपको मैं समझा रहा था इतना सारा उदाहरण देकर। भव्यता और सादगी, संरचना भव्य होने के साथ साथ सादगी लिए हुए है, विशिष्ट बनाती है। इसमें आपको सादगी भी दिखेगा और भव्यता भी दिखेगा। मौर्य वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण है अशोक के स्तंभ है। विवरण, ये एकाश्म मोनोलिथिक पत्थर से बने। एकाश्म का मतलब एक ही पत्थर है जिसको तराशा गया है। 12 से 15 मीटर तक होती है। इसका निर्माण अशोक ने अपने धार्मिक संदेश धर्म लिपि से प्रसारित करने के लिए करवाया था। ये है, इस पर सम्राट अशोक के धार्मिक उद्देश्य लिखे रहते हैं। बहुत लंबा सा होता है, ये ऐसे होता है और इसके ऊपर ये शेर बने होते हैं। शेर बने होते हैं। बहुत ख़राब मेरी पेंटिंग है, इसलिए मुझसे मत बनवाइएगा। शेर पता चला बंदर बन गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा रहता है, सम्राट अशोक के जो संदेश हैं वो लिखे रहते हैं। तो इसको उन्होंने किस लिए उपयोग किया था कि मेरा जो संदेश है, बुद्धिज्म का जो धम्म का संदेश है, वो जगह जगह पर पहुँचे, इसके लिए उन्होंने उपयोग किया था। आधार चौड़ा और मजबूत होगा। शीर्ष पशु मूर्तियों सजा होगा, जैसे शेर, हाथी, बैल। उदाहरण, सारनाथ अशोक स्तंभ 4 शेरों वाला है। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ जो है वो 1 शेरों वाला भी है, शायद देखिएगा। या बैल है, एक अशोक स्तंभ है जिसके ऊपर बैल रखा हुआ है। यहाँ पर फैक्ट डाला, मैं भूल गया, तो उसको भी देख करके जाइएगा। विशेषता क्या है, इन पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के संदेश उत्कीर्ण है। लिपि है ब्राह्मी, लिपि है देवनागरी लिपि है। भाषा है कौन सी, तो हिंदी। भाषा कौन सी है, हिंदी। देवनागरी लिपि है, भाषा है हमारी हिंदी। भाषा भोजपुरी भी हो सकती है देवनागरी में। तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। पॉलिश इतनी शानदार है कि दर्पण की तरह चमकती है। चित्र सुझाव, या सारनाथ का अशोक स्तंभ का चित्र जोड़ा जा सकता है। आप जान सकते हैं सारनाथ का जो चित्र स्तंभ है उसको भी आप यूज कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसको बनाते भी हैं स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में। अशोक स्तंभ को बनाते भी हैं। ये उल्टा कमल है। ये पत्थर अलग है और इस नीचे का जो पूरा पत्थर रहता है ये अलग रहता है।
ठीक है, कई सारे लोग इसको ईरानी प्रभाव भी मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट अशोक के समय का ये यूनिक था, ये इंडियन ही है, इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। इसमें आपको अलग अलग पशु दिखेंगे, बैल, घोड़ा और हाथी दिखेगा, उसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। सिंह है, सिंह को बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति, साहस और धर्म का प्रचार का प्रतिनिधित्व करता है। सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह की मूर्तियां हैं। सारनाथ स्तंभ जो हमारे संसद भवन के ऊपर भी लगाया गया है, चारों दिशाओं में धर्म के प्रचार का संकेत देती हैं। धर्म यानी कि नैतिकता, बुद्धिज्म में धर्म नैतिकता। सिंह की गरज को धर्म की गर्जना कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के प्रसार को दर्शाती है। ओके, हाथी का क्या है, तो बुद्ध के जन्म और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हाथी को बुद्ध के जन्म से जोड़ा जाता है। ऐसा माना था भगवान बुद्ध की माता महामाया को सपने में सफ़ेद हाथी आया था, जो उनके दिव्य जन्म का संकेत था। हाथी शक्ति, बुद्धिमत्ता और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। हाथी को शांति का प्रतीक माना जाता है। भगवान बुद्ध के अतीत के जीवन जातक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है हाथी, इसका उपयोग उस पर किया जाता है। बैल दृढ़ता और कृषि समृद्धि यानी कि दृढ़ता का मुख्य रूप से प्रतीक है। दृढ़ता का, मेहनत का प्रतीक होता है बैल को दृढ़ता, मेहनत और कृषि संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक हो सकता है, जिससे सम्राट अशोक का किसानों और सामान्य जनता से जुड़ाव दिखता है। हिंदू धर्म में बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। आपको लिखना पड़ेगा कि इसके पीछे का दर्शन क्या निहित है, तो वही है ये दर्शन। घोड़ा गति और धर्म प्रचार का ये प्रतीक है। घोड़ा गति और ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, और यह बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृहत्याग को भी दर्शाता है। गृहत्याग, जो भगवान बुद्ध ने आधी रात में गृह को त्याग दिया था, उस गृहत्याग को भी दर्शाता है ये, जब उन्होंने राजमहल छोड़ दिया था। तो और धार्मिक अभियानों को भी घोड़ा दर्शाता है कि किस प्रकार सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अलग अलग धार्मिक अभियान किए थे। धम्मचक्र और पशु प्रतीक का क्या संबंध है? अशोक स्तंभ पर स्थित पशु प्रतीक धम्मचक्र के साथ जुड़े हुए हैं। सारनाथ स्तंभ के आधार पर एक घूमता हुआ धर्मचक्र 24 तीलियों वाला, जो हमारे झंडा में डाला गया है, वो आपको दिखता है, जो बौद्ध धर्म के 8 गुना मार्ग यानी कि को दर्शाता है। 8 गुना मार्ग को दर्शाता है। बौद्धिज्म के जो 8 मार्ग बताए गए हैं उसको दर्शाता है। ये सभी पशु धर्म के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है, जो बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित हैं। और ये जो चक्र है, ये धम्म का पहिया माना जाता है, जो हमेशा घूमता रहेगा, निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अगला है मौर्यों के दौरान बनाए गए स्तूप। स्तूप का क्या अभिप्राय? स्तूप दरअसल में भगवान बुद्ध के जो शारीरिक अवशेष थे उनको रखा गया इसमें, और उसी के ऊपर एक डोम नुमा आकृति बनाई जाती है, जिसको स्तूप कहा जाता है। बुद्धिज्म में ये पवित्र स्थल होता है, एक प्रकार से मंदिर होता है। स्तूप से जुड़े हुए सवाल आएँ तो स्तूप क्या है ये जरूर ही बताएं। गोलाकार संरचनाएं बौद्ध तीर्थ स्थलों के रूप में बनाई गई। अशोक ने इसका निर्माण बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया था, कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो अवशेष थे वो 8 अलग अलग भागों में बांट दिए गए थे, और उसी को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। ये इसके बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसका चित्र जरूर बनाएं, इसका चित्र बनाएं, और चित्र बना करके दिखाना होता है कि कौन से भाग को क्या कहा जाता है। हर्मिका क्या है, इसमें गोल गुंबज किसको कहते हैं, डोम किसको कहते हैं, ये सारा आपको दिखाना पड़ेगा। प्रदक्षिणा पथ कौन सा है, ये आपको दिखाना पड़ता है। उदाहरण के लिए सांची का महास्तूप प्रारंभिक रूप से मौर्य काल में बना, बाद विस्तार हुआ। ये संरचनाएं सादगी और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं, और सांची का स्तूप वगैरह का आप चित्र बना करके दिखाई दे सकते हैं। बिहार व चैत्य क्या है, तो बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल होते थे। जिस प्रकार से अभी स्तूप क्या है, तो ये पूजा स्थल हैं, वैसे ही बिहार नहीं, विहार, ये बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल होते थे। जबकि चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं। चैत्य क्या होता है? प्रार्थना कक्ष। विहार रहने का जगह। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये मुख्य रूप से चट्टानों काटकर बनाए जाते थे। आयताकार कमरे और कक्ष वगैरह होते हैं इसमें। अर्धगोलाकार छत और स्तंभों से युक्त होते हैं। बराबर की गुफाओं का आप इसमें चर्चा कर सकते हैं, उसका उदाहरण दे सकते हैं। बराबर की गुफा वगैरह का चित्र वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं। महल व नगर नियोजन। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ के महल और नगर नियोजन की प्रशंसा यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी किया है, और बाद में जो यात्री आए उन्होंने भी बताया है कि इसको देखने से लगता नहीं है जो ये इंसानों के द्वारा बनाए गए होंगे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो और सम्राट अशोक का जो राजप्रसाद था, राजप्रसाद का मतलब उनका जो महल का
महल था जहाँ पर वो रहते थे वो लकड़ी का बना हुआ था, और उसकी भव्यता के लिए जो चीनी यात्री बाद में आए उन्होंने लिखा है कि ये प्रतीत नहीं होता है कि इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। इतना बड़ा और इतना भव्य तरीके का था वो। लकड़ी और पत्थर के मिश्रण का उपयोग किया गया था। विशाल सभागार और दीवारें भी थी। नगर में जल निकासी और सड़कों की व्यवस्था भी उन्नत बनाए गए थे पाटलिपुत्र शहर में। मौर्य वास्तुकला का महत्व क्या है? तकनीकी विकास, धार्मिक प्रसार हुआ, इससे सांस्कृतिक एकता स्थापित हुई, और वैश्विक प्रभाव, इसमें ईरानी वास्तुकला का भी प्रभाव देखा जाता है। जैसे स्तंभों के डिजाइन में, हालांकि इतिहासकारों में बहुत बड़े स्तर पर विवाद है कि क्या वाकई इसमें ईरानी कला का प्रभाव था या नहीं था, वो आपको देखना पड़ेगा। धार्मिक प्रसार, जो वर्तमान आप देखते हो कि धार्मिक प्रसार हुआ है, उसके लिए सबसे शानदार महत्व रहा है कि इसका मौर्य कलाओं का। सांस्कृतिक एकता, देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगहों पर आपको अशोक के पिलर और अशोक के अभिलेख वगैरह मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। वो जो अभिलेख और पिलर मिलते हैं वो क्या है? तो भारत के एकीकरण का प्रतीक है कि भारत को आज से 2300 वर्ष पहले किसी राजा ने एक किया था, किसी सम्राट ने एक किया था, एक सूत्र में बांधा था, एकता के एक सूत्र में बांधा था, और ये बताया था कि पूरा देश एक है जिसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक एकीकरण का काम किया था किसने? तो सम्राट अशोक ने, और उनके द्वारा डेवलप किए गए वास्तुकला ने। तो आप इस तरह के लाइन जब लिखेंगे कि सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया गया था और उन्होंने किया भी, तो आपको अंक अच्छे मिल सकते हैं। विशेषता और प्रभाव पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट टॉपिक है पाल कला। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए चीज़ों में बस कीवर्ड को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग डिटेल में अध्ययन नहीं कर रहे हैं। डिटेल में अध्ययन कर रहे तो मौर्य कला पर पूरा 40 मिनट का लेक्चर आता मेरा। पाल कला को जरा पढ़ते हैं। जब भी मौर्य कला या पाल कला का चर्चा हो, कृपया करके मैप का उपयोग करके दिखाएं कि देश के पूर्वी भागों में पाल कला का प्रभाव माना जाता है। पाल कला वर्तमान का बंगाल हो गया, बिहार का रीजन हो गया, और उसके अलावा वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो पूरा पाल कला के क्षेत्र में आता है। पाल जो गोपाल है, गोपाल को बंगाल की जनता ने चुन करके शासक बनाया था, क्योंकि लोग जो थे वहाँ के शासक से परेशान थे, तो लोगों ने गोपाल को शासक बनाया था। पाल कला, पाल वंश 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक रहा है, जो भारत में सामान्य तौर पर राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूत काल के नाम से जाना था इतिहास में। पाल कला उसी दौरान भारत के पूर्वी भाग में रहा है। जो पूर्वी भारत मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में केंद्रित था, यह काल बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दरअसल में सम्राट अशोक का जो काल था उसमें आपको वास्तुकला का निर्माण केवल और केवल बुद्धिज्म से प्रभावित दिखेगा। वहीं पर पाल कला में आपको बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों का प्रभाव दिखेगा, दोनों का ही प्रभाव दिखता है आपको। पाल कला में मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला और धातु कला का समृद्ध विकास हुआ है। इस कला का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि तिब्बत, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, जावा तक फैला हुआ है। पाल कला को पूर्वी भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए आपसे मेंस एग्जामिनेशन ने पूछे कि पूर्वी भारतीय शैली के नाम से जो कला प्रसिद्ध है उसकी विशेषताओं के बारे में लिखें, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए पूर्वी भारतीय शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि भारत के पूर्व में, प्राचीन में अगर देखेंगे और उस समय के समकालीन देखेंगे तो एक ही जो सबसे समृद्ध राज्य रहा वह पालों का राज्य रहा। आपने सुना होगा धर्मपाल का नाम सुना होगा। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रभाव है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषताएं हैं बौद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों का प्रभाव दिखता है। इसमें बुद्ध, बोधिसत्व, तारा की मूर्तियां प्रमुख थीं। हिंदू देवी देवता विष्णु, शिव और दुर्गा की मूर्तियां भी बनाई गईं, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित ये चीज़ें बनाई गईं और बुद्धिज्म से संबंधित चीज़ें भी बनाई गई। लेकिन ज़्यादा अगर देखेंगे तो बुद्धिज्म का हमें प्रभाव ज़्यादा दिखता है। पाल मूर्तियों बारीक नक्काशी, विवरण पर ध्यान दिया गया, चेहरों पर भावनाएं, आभूषण, वस्त्रों की सजावट शानदार बनाया गया। इसमें किसमें? पाल में होगा। काले पत्थर का उपयोग किया गया। काले बेसाल पत्थरों का उपयोग मूर्तियों के लिए किया गया है, जो पॉलिश के साथ चमकदार बनाया जाता था। प्रकृति और प्रतीक, मूर्तियों में कमल, माला और प्रकृति तत्वों का चित्रण आम था। सौम्यता और शांति, पाल कला में शांत और सौम्य भावनाओं का प्रदर्शन था, जो बौद्ध दर्शन को प्रतिबिंबित करता था। इसमें एक चीज़ और है, झोपड़ी नुमा मंदिर। आपने सुना है क्या झोपड़ी नुमा मंदिर की क्या है भाई? तो चूंकि पाल जहाँ पर राज करते थे, भारत का पूर्वी भाग है, वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा देखी जाती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। तो इस कारण से वहाँ पर झोपड़ी नुमा मंदिर का भी निर्माण किया गया, जो झोपड़ी जैसे दिखते हैं। गांव घर में आपने झोपड़ी देखा है क्या? इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से निर्माण होता है झोपड़ी का। तो इस नुमा मंदिर, सोचिए इस स्ट्रक्चर में कोई मंदिर बना हो,
कितना अद्भुत होगा वो। तो इस प्रकार के मंदिर भी आपको वर्तमान के बांग्लादेश और बंगाल के रीजन में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, पालों के द्वारा मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया गया, क्योंकि पाल जिस एरिया में शासन करते थे वहाँ पर पत्थरों का अभाव था और मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती थी। तो मिट्टी के पकी हुई मिट्टी को ईंटों का मंदिर और ईंटों की संरचना का उन्होंने काफ़ी बड़े हद तक उपयोग किया है। भूगोल से ही सब चीज़ होता है। प्रमुख पहलू क्या है? पाल कला की मूर्तियाँ अपनी सुंदरता और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। बुद्ध की मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, बोधिसत्व, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ भी हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी। विशेषता, मूर्तियों में लंबी पतली आकृतियाँ, सुंदर मुद्राएं, आभूषण के बारीक डिजाइन भी किए गए हैं। पीछे की पट्टिका ब्लैक सैप पर जटिल नक्काशी की गई है। मूर्ति के पीछे जो पट्टिका होती है उस पर भी नक्काशी की गई है। उदाहरण के लिए स्थल नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला से जो प्राप्त मूर्तियां हैं वो आपका पाल आर्ट का उदाहरण हो सकता है। वास्तुकला में कौन सा लिखेंगे हम लोग? पाल काल में बौद्ध विहार, मंदिर और स्तूपों का निर्माण हुआ है। यूनिवर्सिटी वगैरह का भी निर्माण हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसका शानदार उदाहरण हो सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जैसे विहार और मंदिर थे। यहाँ की संरचना ईंटों से बनाई गई थी। इसका निर्माण तो गुप्तों के पीरियड में हुआ था, लेकिन इसका निर्माण के बहुत सारे भाग पालों के भी सपोर्ट से काम हुआ है। पालों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन नालंदा को भी उन्होंने सपोर्ट किया था। विक्रमशिला विहार यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जिसमें मूर्तियाँ और भित्ति चित्रों की सजावट थी। सोमपुर महाविहार है पहाड़पुर, बांग्लादेश। यह पाल कला का सबसे बड़ा विहार था, जिसमें एक विशाल स्तूप था और 177 कक्ष थे। कहाँ पर है ये वर्तमान में? वर्तमान में बांग्लादेश में पहाड़पुर में है। सोमपुर महाविहार इसको कहा जाता है। विशेषता क्या है? बहुमंजिली संरचनाएं, मंदिरों में शिखर का प्रारंभिक रूप, ईंट और पत्थर का संयुक्त उपयोग भी किया गया है। मैंने अभी आपको समझाया क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा वाला रीजन है। मिट्टी की उपलब्धता काफ़ी अच्छी खासी है, पत्थर की उपलब्धता कम है, इसलिए मिट्टी के बने हुए आकृतियाँ भी आपको खूब सारे मिलेंगे। चित्रकला क्या है? पाल कला में हस्तलिखित पांडुलिपियों पर लघु चित्र बनाए गए। बौद्ध ग्रंथों जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र को सजाने के लिए भी चित्रों को उपयोग किया गया। चमकीले रंग लाल, नीले, पीले का उपयोग किया गया। बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र बनाए गए हैं। सादगी और समरूपता दोनों तरह के चित्र दिखते हैं। इन चित्रों ने तिब्बत और नेपाली चित्रकला को प्रभावित किया है। नेपाल और जो तिब्बत की चित्रकला है उसको बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। तिब्बत के बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन हुए हैं और विद्वान हुए हैं, जैसे तारकनाथ का आपने नाम सुना होगा। वो तिब्बत के संत थे, गुरु थे, लेकिन उनका भारतीय इतिहास में बहुत बार जिक्र मिलता है। तिब्बत से हमारे बहुत ही करीबी संबंध थे। आज़ादी के बाद उस पर चीन ने कब्जा कर लिया, इसके कारण से हमारे थोड़े से डिफरेंसेस जरूर आए, कल्चरल रूप से कट जरूर गया। नहीं तो भारत के इतिहास में आपको बार बार तिब्बती धर्म गुरुओं का, संतों का और वहाँ के रेफरेंस का आपको उपयोग मिलेगा। वहाँ के किताबों का आपको रेफरेंस वगैरह दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि बुद्धिज़्म के कारण से काफ़ी करीबी रिलेशन था भारत और तिब्बत का। धातु कला, कांस्य और पीतल से बनी मूर्तियाँ पाल कला की विशेषता थी। नालंदा से प्राप्त कांस्य मूर्तियाँ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। पाल कला का महत्व क्या है? बौद्ध धर्म का प्रभाव और प्रसार दोनों हैं। बौद्ध धर्म को प्रसारित किया इसने। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, तिब्बत, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया में पाल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। सांस्कृतिक समृद्धता, पाल कला ने पूरी भारत को सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया है। कला का विकास, मूर्तिकला, चित्रकला में नई शैलियों का विकास हुआ जो बाद में गुप्त और मध्यकालीन कला को प्रभावित। ये गलत लिखा हुआ है, बाद में गुप्त नहीं आएंगे, ये गुप्त से प्रभावित माने जाते हैं। गुप्त तो इनके बाद, इनसे पहले ही आ गए थे। ये गलत फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है वो। पाल कला का उदाहरण और उनके स्थान के बारे में जरा देखते हैं। नालंदा का आप उदाहरण दे सकते हैं, बोधगया का, सोमपुर बिहार का, कुकरिहार बिहार का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। कांस्य मूर्तियों का संग्रह है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नागर और द्रविड़ मंदिर शैली है। मंदिर शैली है, पहला सवाल आपसे मैं यही पूछूंगा कि मंदिरों का विकास क्यों किया गया? भारत में मंदिरों का विकास क्यों किया गया, आप मुझे बताइए। मंदिरों का विकास शुरू होता है गुप्तों के पीरियड से, गुप्तों के काल से शुरू होता है, जहाँ पर प्रारंभिक मंदिर का निर्माण होता है। प्रथम चरण के मंदिर बनते हैं जो बिल्कुल छोटे से होते हैं। पान का कटघरा देखा है आपने, चाय की छोटी सी दुकान देखी है क्या आपने? बस उसी आकार का होता है, छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। उसके बाद से मंदिरों का निर्माण शुरू होता है। उससे पहले भारत में मंदिर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गुप्तों के दौरान ही आज जो भी आप हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह देखते हैं, उन सभी का निर्माण अंतिम बार गुप्तों के दौरान ही फाइनलाइज किया गया था। आज के गणपति की जो मूर्ति देखते हैं, उस गणपति इस आकार के होंगे, वो कब डिसाइड हुआ? तो गुप्तों के दौरान ही डिसाइड हुआ।
कोई भी आप देखें तो वो सब गुप्तों के दौरान ही हुआ है। जितने धर्म ग्रंथ आज आपको दिखते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी धर्म ग्रंथ, वो सभी अंतिम बार वेद उपनिषद जितने भी हैं सबको फाइनलाइज गुप्तों के दौरान ही किया गया था। उसके पश्चात ही मंदिरों का निर्माण हुआ। उससे पहले हम मानते थे कि हम इंसान भगवान को घर बना करके थोड़े ही दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने माना कि हम इंसान भगवान को घर बना करके दे सकते हैं, उनको रहने के लिए आवाहन कर सकते हैं। पूजा की शैली भी गुप्तों के बाद डेवलप हुई है। मंदिर का निर्माण क्यों हुआ है? तो मंदिर का निर्माण हुआ पहले तो धार्मिक कारण ही था कि हम अपने देवता को, हम अपने आराध्य को अपने करीब रखना चाहते हैं। हमारे जैसी ही उनकी भी जीवन शैली होती है। हिंदुइज्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी सुबह उठते हैं, नहाते हैं, आचमन करते हैं, उसके पश्चात से भोजन ग्रहण करते हैं, फिर वो कब वस्त्र धारण करते हैं, फिर दोपहर में सो जाते हैं, फिर शाम को आरती होती, देन वो सो जाते हैं। यानी कि हम अपने जीवन शैली से, हम अपने आराध्य के जीवन शैली को मैच करने लग गए। उसके पश्चात से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया कि हमारे आराध्य हमारे करीब में रहेंगे। देन उसके बाद से मंदिर की भव्यता बढ़ती गई। समृद्ध राजा का मतलब वही होता था जो बहुत ही समृद्ध और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण करे। तो उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन भव्यता पर पहुंची दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में गुप्तों ने इसका निर्माण भले ही शुरू करवाया, लेकिन दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर शैली की भव्यता देखकर आप अचंभा रह जाएंगे। द्रविड़ शैली में बाद में मंदिर विकसित हुई है। भारत में मंदिर वास्तुकला 3 प्रमुख शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। बेसर का मतलब होता है खच्चर। खच्चर जो घोड़े और गधे के हाइब्रिड ब्रीड से विकसित किए जाते हैं खच्चर को। खच्चर बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं। खच्चर का मतलब होता है मिक्सचर होता है। तो नागर शैली और द्रविड़ियन शैली को जब आप मिला देते हैं तब किस शैली का जन्म होता है? तो बेसर शैली का जन्म होता है। इंग्लिश में बेसरा कहा जाता है, नागरा कहा जाता है और द्रविड़ को द्रविडियन कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या है ये शैलियाँ मंदिर का शिखर, गुंबद और संरचना सजावट को अंतर को दर्शाती हैं। नागर शैली मुख्य रूप से उत्तरी भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। दोनों का विकास 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ है और मध्यकाल तक जाते जाते परिपक्व हो जाते हैं। द्रविड़ शैली जो है वो पल्लवों के द्वारा शुरू किया गया। आपने शोर टेम्पल का नाम सुना होगा, लेकिन इसको पीक पर पहुंचाया चोलों ने। चोलों ने जब मंदिर निर्माण किया तो अद्भुत तरीके का मंदिर बनाया, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर उसका उदाहरण हो सकता है, जिसमें भव्यता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हम लोग। ये आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है और ये उड़ीसा में है। उत्तर भारत के मैदान में जितने भी मंदिर थे, यूपी, बिहार और राजस्थान, पंजाब, इन एरिया में जो गुजरात, इनमें जो डेवलप हुए मैक्सिमम मंदिर तोड़ दिए गए, उनके मूल स्वरूप को तोड़ दिया गया। उड़ीसा में कुछ मंदिर जो पुराने बने हुए वो बच गए, उन पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण नहीं किया, बच गए। बाकी दक्षिण भारत के मंदिर सुरक्षित रह गए। उत्तर भारत में मूल मंदिर जितने भी थे उन सभी को तोड़ दिया गया। आप इसको देखेंगे, भिन्नता होती है नागर शैली और द्रविड़ शैली में, उसको मैं बताऊंगा। बाद में मंदिरों का विकास आर्थिक कारणों से होने लग गया। क्या पता अगली बार पूछा गया 69 यूपीएससी में उत्तर भारत की मंदिर शैली के बारे में। मंदिरों का विकास आर्थिक कारण से होने लग गया। इसका मतलब है कि मंदिर का विकास इसलिए किया जाता था कि मंदिर के इर्द गिर्द पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलने लग जाती थी। राजा मंदिरों के निर्माण के बहाने राजपाट की जो संपत्ति होती थी वो जनता के समक्ष पहुंचा देता था, और जनता में जब संपत्ति पहुंचती तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से समृद्धता आती है। ज़्यादा तो मैं नहीं बोल जाता हूँ। नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान। मैप का निर्माण करें जब भी आंसर राइटिंग करें तो ऐसे दिखाएं कि ये भारत हो गया, इसके इस रीजन में नागर शैली का विकास है। उड़ीसा को भी लपेट सकते हैं, उड़ीसा शैली नागर शैली की उपशैली है। यह मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में देखी जाती है। इसका नाम नगर शहर से लिया गया है, जो इसकी शहरी उत्पत्ति को दर्शाता है। इसका उत्पत्ति शहर से नहीं हुआ है, किसी मंदिर के बनने से वहाँ पर पहले इतिहास में शहर का निर्माण हो जाता था। मैंने आपको समझाया ना, आर्थिक कारण, मंदिर के बनने से वहाँ पर मार्केट विकसित हो जाते थे, शहर जैसा विकसित हो जाता था। इसलिए दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसे बड़े बड़े मंदिर कि जिनके 4 दीवारी में पूरा पूरा गांव बस जाए, इतना बड़ा बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया दक्षिण भारत में। ठीक है, यह शैली हिंदू मंदिरों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शिखर, गुंबद, आप इसका दिखाना है, आपको मंदिर का स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाना पड़ेगा कि इसको गुंबद कहा जाता है, ये शिखर है, ये कलश है, क्यों है ये आपको बताना पड़ता है। देखिए क्या है, ये आधार से शीर्ष तक संकरा होता जाता है, शीर्ष तक संकरा होता जाएगा, शीर्ष पर आमलक, गोल पत्थर और कलश से सजाया जाता है। कलश से सजाया जाता है, इसको कहा जाता है क्या? मांगलिक आर्ट कहा जाता है।
मांगलिक आर्ट कहा जाता है, इंग्लिश में भी कहा जाता है यही, मांगलिक आर्ट कहा जाता है। यूपीएससी जो देने वाले हैं मई में, उनको तो ये सब रटा पड़ा होना चाहिए भाई। यूपीएससी वालों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मंदिर शैली। पीटी में तो पूछा जाता है, मेंस में भी पूछ लिया जाता है। शिखर को लाटिना से शेखर प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। आधार मंदिर ऊंचे चबूतरे पर जगती पर बनाया जाता है। ऊंचा चबूतरा जो होता है उसको जगती कहा जाता है। आधार चौकोर होता है, कई स्तंभों पर ऊपर उठता है। गर्भगृह जिसमें मुख्य आराध्य देवता होते हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है। छोटा और अंधेरा होता है जो आध्यात्मिक एकाग्रता को बढ़ाता है। और गर्भगृह में पंचायतन शैली को अपनाया गया। पंचायतन शैली क्या होते हैं? एक होते हैं मुख्य देवता और चार कोनों पर चार गौण देवता होते हैं, छोटे देवता होते हैं। इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन शैली कहा जाता है। एक मुख्य देवता और उसके चार कोनों पर चार छोटे देवता। मंदिर निर्माण की शैली पंचायतन शैली यूपीएससी पीटी का सवाल है। गर्भगृह के सामने एक सभागार मंडप होता है जो स्तंभों में सजा होता है। मंडप खुला या अर्ध खुला हो सकता है। मंडप पूरा खुला हुआ भी और आधा खुला हुआ भी हो सकता है। राम मंदिर जो बना है नया वाला, वो नागर शैली का सबसे शानदार उदाहरण है। सजावट दीवारों पर जटिल नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां, मिथकीय चित्र भी, खंभों पर पुष्प और ज्यामितीय डिजाइन। मिथकीय चित्र जैसे प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना के चित्र बनाए जाते हैं। प्रवेश द्वार पर मंदिर के गंगा एक तरफ होती है, दूसरी तरफ यमुना। अब गंगा जी को तो किसी ने देखा नहीं, तो गंगा और यमुना मिथकीय चित्र में आ जाएंगे। क्षेत्रीय प्रभाव, उड़ीसा में शिखर अधिक ऊंचे और संकरे होते हैं, जबकि गुजरात में मंडप पर जोर होता है। गुजरात में मंडप पर जोर होता है और उड़ीसा में शिखर पर जोर होता है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। खजुराहो जो अपने कामुक चित्रों के लिए भी जाना जाता है, खजुराहो मध्य प्रदेश में, वहीं पर कंदरिया महादेव भी हैं। कामुक चित्र जो हैं वो पूरे मंदिर निर्माण शैली के जो खजुराहो है उसका 10% से भी कम एरिया पर है। कामुकता से बने हुए चित्र हैं खजुराहो में, वो 10% से कम एरिया पर है जितने मंदिर वहाँ पर बने हैं। लेकिन उसके अलावा जो मंदिर है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। शिखर की ऊंचाई, जटिल नक्काशी नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। सूर्य मंदिर, कोणार्क और उड़ीसा, विशाल रथ के आकार का मंदिर जिसमें शिखर और मंडप दोनों प्रमुख हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात, भव्य मंडप और शिखर की विशेषता है। लेकिन वर्तमान जो सोमनाथ मंदिर है गुरु, ये आज़ादी के पश्चात बना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसको लेकर विवाद भी हुआ था और उस विवाद पर यूपीएससी पीटी में सवाल ही पूछा हुआ है सोमनाथ मंदिर को लेकर के। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वर्तमान मंदिर आधुनिक काल में बना है, हाल फिलहाल बना है, आज़ादी के पश्चात बना है, लेकिन उससे पहले का मंदिर को तोड़ दिया गया था। बहुत बार लूटा गया सोमनाथ को, पता ही होगा आपको। नागर शैली में ऊंचाई और आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता है। ऊंचाई और आध्यात्मिकता जो भक्त को ईश्वर की ओर ले जाने का प्रतीक है। यह शैली उत्तरी भारत की जलवायु के अनुकूल है, जहाँ ऊंचे शिखर वर्षा और गर्मी से बचाते हैं। भूगोल ही सब कुछ होता है, आपके हर चीज़ भूगोल से डिसाइड होते हैं। द्रविडियन मंदिर स्ट्रक्चर, द्रविडियन मंदिर स्ट्रक्चर, ये गोपुरम है। गोपुरम क्या होता है? प्रवेश द्वार। ये पूरा क्या है? यहाँ से ये चार दीवारी से घिरा होता है। इसका जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम कहा जाता है। भारत के दक्षिण भारत के कई सारे बड़े मंदिर में 7-7, 8-8 गोपुरम है। 7-7, 8-8 प्रवेश द्वार बनाएगा और इतने सारे गोपुरम तो इतने भव्य हैं कि मंदिर से भी भव्य लगते हैं। गोपुरम प्रवेश द्वार मंदिर से भी ज़्यादा अच्छे और सुंदर दिखते। द्रविडियन शैली की सबसे बड़ी खासियत होती है गोपुरम। द्रविडियन शैली की सबसे बड़ी खासियत होती है गोपुरम। दूसरा होता है वाहन, जो नंदी आपको दिखेगा, वाहन यहाँ पर रहता है, बाहर में बैठा हुआ है ना। ये विमान है, ये शिखर है, ये मंडप है। इसी में कल्याण मंडप की अवधारणा आएगी, जिस पर यूपीएससी ने पीटी में सवाल पूछा हुआ है। कल्याण मंडप की अवधारणा आएगी। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर यूपीएससी वालों के लिए एक सवाल की गारंटी होती है विजयनगर से। चलिए यहाँ पर आ जाते, बीपीएससी पर ही रहते हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला की शैली है। इसका विकास पल्लव, चोल, पांड्य वंश के संरक्षण में हुआ, लेकिन सबसे भव्य मंदिर जो बनाए वो चोलों ने बनाए। यह शैली भव्यता, समरूपता, गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। गोपुरम अभी मैंने आपको बताया कि प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है। शिखर द्रविड़ शिखर को विमान कहा जाता है, जो पिरामिड नुमा होता है। पिरामिड नुमा मतलब ऊपर जाते जाते कम चौड़ा होता जाएगा। ओके, यह आधार से चौड़ा शुरू होता है, ऊपर की ओर सकरा होता जाता है। शीर्ष पर एक छोटा गुंबद और स्तूपिक होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल सजावटी टावर को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम शिखर से भी ऊंचा हो सकता है। रंगीन मूर्तियों में सजा होता है। ये आधार क्या होते हैं? तो मंदिर निचले चबूतरे बनाया जाता है, चौकोरी आयताकार होता है। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें होती हैं जो कई परतों बनाई जाती हैं, और इस कैंपस के अंदर में एक तालाब होना अनिवार्य होता है।
दक्षिण भारत के मंदिरों में। गर्भगृह छोटा और पवित्र होता है, जिसके ऊपर विमान बनाया जाता है। गर्भगृह इसको कहा जाता है। गर्भगृह जहाँ पर मुख्य देवता निवास करते हैं, यही है गर्भगृह। ठीक इसी के ऊपर विमान होता है। देखिए विमान है ना इसके ऊपर में, इसी को विमान कहा जाता है। ठीक है, ठीक बा कि नहीं खे? ठीक बा। मंडप, विशाल और खंभों से युक्त मंडप जो भक्तों के लिए सभा स्थल होता है। मंडप जिसको मंदिर के ठीक आगे का स्थल जहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। कल्याण मंडप में विवाह होते थे। सजावट, दीवार, गोपुरम, खांबों पर देवी देवता, पशु पक्षी, मिथकीय चित्रों की नक्काशी की जाती है। दक्षिण भारत में मगरमच्छ के चित्र बनाए जाते हैं और द्वारपाल के यक्षिणी की चित्रें भी बनाई जाती हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार पर यक्षिणी की चित्रें भी बनाई जाती है। रंगीन चित्रकारी और मूर्तियाँ भी इस पे शानदार होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों पर आपको बहुत सारे छोटे बाहर से देवी देवता दिखेंगे, जिनको भर देते हैं मंदिर के बाहर। अद्भुत दिखते हैं मंदिर। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो कृपया करके मैपिंग का उपयोग करके करें। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु, जो देखने जाते हैं, यूनेस्को का धरोहर है। चोलों द्वारा निर्मित है, विशाल विमान और गोपुरम के साथ में। मीनाक्षी मंदिर, बहुत खूबसूरत मंदिर, 4 विशाल गोपुरम, जटिल मूर्तिकला है। श्रीरंगम मंदिर, त्रिची, तमिलनाडु, 7 प्रकार और भव्य गोपुरम के साथ इसको जाना जाता है। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लें और खुद से अध्ययन करें। अंतर भी क्या पता पूछ ले, मैं तो लिखवाता ही हूँ बच्चों से, आप भी इसका प्रैक्टिस करके जाएं। क्या पता पूछ ले एग्जामिनेशन में। पिछली बार उत्तर भारत की मंदिर शैली पूछा है, इस बार दक्षिण भारत की मंदिर शैली पूछ ले। बहुत कोसा है आप लोगों ने बीपीएससी को, बहुत आसान बनाया, पीटी में बहुत आसान बनाया। क्या पता सारा बदलाव मेंस में ही लेने के लिए बैठा हो कि आओ इस बार दिखाते हैं कठिन पेपर क्या होता है। तो कृपया करके कठिन सवालों को भी अच्छे से करें। मतलब कहने का ये है कि सिलेबस को खूब अच्छे से तैयार करके जाएं, जिससे कठिन पूछे आसान पूछे कोई खास प्रभाव ना पड़े। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, नागर शैली उत्तरी भारत की आध्यात्मिकता, द्रविड़ शैली दक्षिण की भव्यता को दर्शाती है। तकनीकी विकास, दोनों ने पत्थरों की नक्काशी और संरचनात्मक डिजाइन प्रगति की है। धार्मिक केंद्र, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र बने। कला संस्कृति का विकास हुआ इसके इर्द गिर्द, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, अगला है टॉपिक पटना कलम। इसके जब मैं पेंटिंग देखता हूँ मुझे इतना अद्भुत लगता है कि हम घर में सारा कुछ लगा ले, सारा अपना लिविंग एरिया में लगा कर रख ले। तो इस प्रकार से पेंटिंग इसमें बनाया गया। देखिए कौन है ये, तो गांव में पासी जाति को जानते हैं आप, जिनका काम होता है तारी निकालना, तारी तो जानते होंगे, वो हैं। देखिए पटना कलम के बारे में आप लोग डिटेल से समझते नहीं, इसलिए ऊपर पढ़ के बढ़ जाते हैं। किस पेंटिंग की शैली में आपने देखा कि गरीब आदमी का चित्र बनाया गया हो? आप मुगल शैली ले लीजिए, कांगड़ा शैली ले लीजिए, गुजरात की शैली ले लीजिए, मिथिला पेंटिंग ले लीजिए, आप अब बनने भी लग गए हैं। लेकिन देश के किसी भी पेंटिंग में गरीब लोगों को स्थान नहीं दिया गया। चाहे वो अजंता की गुफाओं में कुछ पेंटिंग बने हों, फ्रांस की गुफाओं के पेंटिंग हो, कहीं पर भी आप चले जाएंगे आपको नहीं दिखेगा। इटली, फ्लोरेंस शहर के पेंटिंग बड़े फेमस हैं, वेनिस, कहीं पर भी गरीब आदमी का पेंटिंग नहीं बनाया गया, सामान्य लोगों का पेंटिंग नहीं बनाया गया। ये पटना कलम ही है जिसमें देखिए कितना सिंपल सा कागज़ यूज किया गया है। ये ओरिजिनल पेंटिंग का फोटो है गुरु, और उस पर आप देख सकते हैं कलर कितने चटक उपयोग किए गए हैं। येलो, रेड और ब्लू, इस प्रकार के कलर का उपयोग किया गया है। लोगों के दिन बाय दिन और सामान्य लोगों का पेंटिंग पहली बार पटना कलम में किया गया। ये क्या था? ये था कि आप पैसे दो और आप अपना पेंटिंग करवा लो। ये उससे पहले किसी शैली में नहीं हुआ। ये फोटोग्राफी जो शुरू हुआ है उसका ठीक पूर्वज है ये पहले का। फोटोग्राफी में तो हुआ कि भाई फ़ोटो खींच करके पैसे वाले सिस्टम आ गए, इसमें था पेंटिंग बनवाओ पैसे लो वाला हिस्सा। ठीक है, तो राजा महाराजाओं तो पैसे देकर बनवाए, कुछ कलाकारों सामान्य लोगों के भी पेंटिंग बनाए। पटना कलम की ये खासियत है। दरअसल में औरंगजेब का जो काल था, औरंगजेब का काल, ये बहुत ही अशांत और ख़राब काल माना जाता है मुग़ल पीरियड में। क्यों अशांत माना जाता है? क्योंकि औरंगजेब दक्षिण भारत में लड़ने गया और लड़ते लड़ते बेचारे का अंत हो गया। 28 साल रहा वो कहाँ पर, तो दक्षिण में, जिसको कहा जाता है दक्खन में। मराठों ने उसको अंत ही कर दिया बेचारे को। तो उसके दौरान कला संस्कृति का ह्रास हो गया, और दरअसल में शाहजहां ने इतना सारा चीज़ लुटा दिया था कि मुग़ल जो खजाना है वो खाली हो गया था।
तो कला संस्कृति का ह्रास हुआ, कलाकारों को उसने भगा दिया। ये भी दिखाया कि मैं कट्टर इस्लामिक हूँ, इसलिए जो पेंटिंग वगैरह बनते थे उसने बोला कि इस्लाम के विरुद्ध है, निकलो यहाँ से सारे के सारे। लेकिन क्या केवल इसमें इस्लाम का ही प्रभाव था? नहीं, इसके पीछे आर्थिक कारण ज़्यादा था, समृद्धता कम हो गई थी। पूछेंगे क्यों मैं इस तरह का कह रहा हूँ? औरंगजेब खुद शानदार बीना वादक था। बिल्कुल सही, औरंगजेब खुद शानदार बीना वादक भी था, और वहीं पर उसने पेंटिंग वगैरह को बोला कि इस्लाम के खिलाफ है, बंद करवा दिया, तो सारे कलाकार बिखर गए। तो उस दौरान मुग़ल पीरियड जब गिर रहा है और औरंगजेब के बाद के काल में आपको देश में अलग अलग छोटी छोटी शैलियों का विकास होते हुए दिखेगा, जिसमें से एक शैली है पटना कलम की शैली। पटना कलम, इसे पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। 18वीं से 19वीं शताब्दी बिहार के पटना क्षेत्र विकसित हुई विशिष्ट चित्रकला है। यह शैली मुगल चित्रकला और स्थानीय लोक कला के मिश्रण से उत्पन्न हुई। पटना कलम अपने यथार्थवादी चित्रण, मतलब इहलौकिक परलौकिक चित्र नहीं बनाना है, आत्मा परमात्मा देवी देवता का नहीं बनाना है, इसमें हमें अपने आस पड़ोस जो चीज़ें दिख रही है उसका बनाना है। सूक्ष्म विवरण, रोजमर्रा की जिंदगी, दृश्यों के लिए जानी जाती है कला मुख्य रूप से कागज पर जल रंगों और प्राकृतिक रंगों से बनाई गई है। सूक्ष्मता देखिए, ये धुंधला सा बनाया गया है, मिट्टी के लिए बनाया गया, काली है ये मिट्टी। ये घर है और घास बनाए गए हैं, पेड़ पौधे बनाए गए उसके पीछे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? तो इसकी सूक्ष्मता रखी गई है, इसकी सूक्ष्मता। इसके शरीर पर देखिए रोए बनाए गए हैं, है ना? तो ये क्या है? सूक्ष्मता दिख रहा है, कितनी बारीक और छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा है और प्राकृतिक रंगों से सजाया है। पटना कलम का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य में शुरू होता है। 19वीं शताब्दी में यह अपने चरम पर पहुंच जाती है। मुगल चित्रकला से इसकी सूक्ष्मता और रंगों का प्रयोग सीखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव से यूरोपीय यथार्थवादी तत्व भी इसमें शामिल हो गया। स्थानीय जमींदार, व्यापारी, ब्रिटिश अधिकारियों ने इस कला को संरक्षण दिया। कलाकार पटना का स्थानीय चित्रकार जैसे सेवक राम, हीरा लाल इस शैली के प्रमुख नाम थे। विशेषताएं, यथार्थवादी चित्रण, वस्त्रों की सिलावट, दृश्यों का विवरण बहुत ही बारीक है। अभी मैंने बताया आपको, लोगों के आम जो जीवन है उसका चित्रण किया गया। विषय वस्तु, पक्षी, जानवर, फूल, किसान, मछुआरे, बाजार, नृत्यांगनाएं, सामान्य लोग। धार्मिक और ऐतिहासिकता दृश्य, कभी कभी हिंदू देवता या मुगल दरबार के चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। रंग व प्रतीक, प्राकृतिक जल रंगों का प्रयोग जैसे पौधे और खनिजों से बने हुए रंग, हल्के और पारदर्शी रंगों का उपयोग जो चित्रों को जीवंत बनाते हैं। चटक कलर नहीं है, आपको हल्के रंग भी दिखेंगे और अच्छे रंग भी दिखेंगे। कागज, हस्त निर्मित कागज पर चित्र बनाए जाते थे जो स्थानीय रूप से तैयार किया जाता था। मुगल और यूरोपीय प्रभाव, मुगल शैली से प्रेरित छोटे आकार के चित्र और आभूषणों का चित्रण किया गया। यूरोपीय प्रभाव से परिप्रेक्षित है ये। प्रकाश और छाया का उपयोग जो है कि लाइट और छाया ये चित्र के माध्यम से दिखे, ये यूरोपीय प्रभाव माना जाता है क्योंकि उसमें यूरोपीय लोगों का आगमन हो चुका था भारत में। मुख्य विषय क्या है? लोक जीवन, प्राकृतिक व वन्य जीव है, ऐतिहासिक दृश्य है, धार्मिक चित्र भी हैं। उदाहरण क्या है? सेवक राम के चित्र हैं। पटना कलम के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनके चित्रों में बाजार के दृश्य, पक्षियों की बारीक छवियां वगैरह भी शामिल हैं। हीरा लाल के कार्य हैं। हीरा लाल ने ब्रिटिश अधिकारी और स्थानीय लोगों का चित्र बनाया जो यथार्थवाद के लिए प्रसिद्ध है। पटना संग्रहालय में, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में पटना कलम के चित्र संरक्षित हैं। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में आप देख सकते हैं, या पटना में रहते तो पटना में जाकर के जरूर देखा कीजिए। पटना कलम का महत्व, सांस्कृतिक दस्तावेज, मिश्रित प्रभाव, स्थानीय पहचान है और ऐतिहासिक मूल्य, ये इसका महत्व है। अन्य शैलियों से तुलना, मुगल शैली में दरबारी जीवन पर ज़्यादा जोर था। पटना कलम में लोक जीवन पर है, सामान्य लोक जीवन। कंपनी शैली समानता, ब्रिटिश प्रभाव वाली कंपनी शैली की तरह पटना कलम में यथार्थवादी और परिप्रेक्ष्य दिखता है, लेकिन यह अधिक स्थानीय है, लोकल लोगों का चित्र ज़्यादा दिखता है। वही चीज़ बार बार रिपीट हुआ है। मधुबनी शैली प्रतीकात्मक है और रंगीन होती है, जो कि पटना कलम यथार्थवादी और सूक्ष्म होती है। मधुबनी शैली में प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जो अभी हम पढ़ेंगे, मिथिला पेंटिंग मधुबनी शैली को अभी हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या है? तो इसमें यथार्थवाद और सूक्ष्मता का उपयोग किया जाता है। पटना कलम का पतन, 19वीं शताब्दी के अंत तक संरक्षण की कमी, आधुनिक तकनीकों जैसे फोटोग्राफी के आने से इसका पतन हो गया, ये इसका डाउनफॉल हो गया बेचारे का, और गायब हो गया धीरे धीरे। ये मिथिला पेंटिंग है, मेरे पास भी एक छोटा सा लगा हुआ, बहुत ही छोटा सा है, एक बच्चे ने हाथ से बना करके दिया, उसीलिए मैंने उसको लगाया हुआ है। शानदार होता है, ये अद्भुत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है मधुबनी पेंटिंग। अब तो लाखों का बिकते हैं। प्राचीन लोक कला है जो भारत के विभिन्न राज्य के मिथिला क्षेत्र, नेपाल के कुछ हिस्सों से उत्पन्न हुई और प्रारंभ में ये भित्ति चित्र था।
भित्ति चित्र जानते हैं क्या? मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है। पहले मिथिलांचल एरिया में या गरीब एरिया था भाई, संसाधनों की कमी होती थी, तो मिट्टी के दीवार बनते थे, पकी हुई ईंटें कम थी, तो उस मिट्टी की दीवार पर प्राकृतिक रंगों को उपयोग करके महिलाओं के द्वारा हाथ से बनाया जाता था। ठीक है, यह कला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा विकसित की गई, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। मिथिला चित्रकला अपने ज्यामितीय पैटर्न, प्राकृतिक रंगों और धार्मिक लोक जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये पौराणिक उत्पत्ति, मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति रामायण काल से जोड़ा जाता है। किंवदंती के अनुसार मिथिला का राजा जनक ने पुत्री सीता के विवाह के लिए कलाकारों से घर को सजाने के लिए कहा था और वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह परंपरा मिथिला क्षेत्र, उत्तरी बिहार, नेपाल के तराई क्षेत्रों में शुरू हुई और प्राचीन काल में विदेह राज्य के नाम से जाना जाता था जनक को, और वहीं से ये चली आ रही है। प्रारंभिक रूप शुरू में यह चित्रकला घर की दीवार और फर्श बनाई जाती थी, अब ये कैनवास पर भी आ गया है। मध्यकालीन विकास, मध्यकाल में यह कला मिथिला क्षेत्र में लोकप्रिय रही, लेकिन यह बाहरी दुनिया से अनजान थी। बाहरी दुनिया तक पहुंची भूकंप के कारण से। आपको मैं दिखाता हूं क्या है। 1934 का भूकंप और खोज। मिथिला चित्रकला को बाहरी दुनिया में पहचान 1934 में मिली। 1934 आज तक के भारत में बिहार में सबसे भीषण भूकंप आया था, उससे बड़ा भूकंप नहीं आया। महात्मा गांधी भी गए थे बिहार में और भूकंप के लोगों को मदद करने के लिए अपना ऑटोग्राफ बांटा था। उन्होंने ऑटोग्राफ बांट करके पैसा इकट्ठा किया था, लोगों की मदद की थी। बिहार में एक बड़े भूकंप ने मधुबनी क्षेत्र को प्रभावित किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी आर्चर ने भूकंप से क्षतिग्रस्त घरों की दीवार पर यह चित्र देखा था। भूकंप में जो मिट्टी के घर क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनकी दीवार पर यह चित्र देखा था ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर महोदय ने। अब यही आर्चर महोदय यहाँ से उठे और उन्होंने इसको पूरे दुनिया में प्रचलित बना दिया। आर्चर ने इन चित्रों की तुलना पश्चिमी कलाकार जैसे पिकासो और मीरोसो से की और 1949 में मार्ग नामक भारतीय कला पत्रिका में इनके बारे में लिखा, जिससे यह कला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आई। एक भूकंप आपदा में अवसर निकला यहाँ से, जिसके जरिए इसको दुनिया में वैश्विक पहचान मिली। ठीक है, ये नहीं पता होगा आज से पहले आपको। 1960 के दशक कागज पर परिवर्तन। 1960 के दशक में मिथिला क्षेत्र में सूखे की स्थिति के कारण अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने महिलाओं को आय अर्जन के लिए दीवार से कागजों पर चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1960 में वर्तमान बिहार में भीषण अकाल देखा गया है। लोगों की मृत्यु हुई है आज़ादी के बाद भी बिहार में अकाल से, भूखमरी से। और उसी के दौरान उन्होंने बोला कि आप अर्जन के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, इन चित्रों को आप कागज़ पर बनाइए और उनको बेचिए। मिथिला चित्रकला को व्यावसायिक रूप इसी के बाद मिला है और यह इसे वैश्विक बाजार तक पहुंचा दिया। आज तो ये जापान की ट्रेन से लेकर के आपको जगह जगह दिखेगा। प्रमुख कलाकार और मान्यता सीता देवी मिथिला चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। इनको पुरस्कार कई सारे दिया गया है। 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गंगा देवी हैं, जगदम्बा देवी हैं, खासतौर से महिलाएँ आपको दिखेंगी इसमें। अब तो पुरुष भी आ गए, अब तो नवयुवक भी आ गए। मिथिला चित्रकला के लिए पहली पद्मश्री प्राप्तकर्ता 1975 जगदम्बा देवी जी का नाम आता है। मिथिला चित्रकला की विशेषताएं: शैली, भरनी शैली, ब्राह्मण महिलाओं द्वारा विकसित चटकीले रंगों से भरे, जाति पर आधारित है भरनी। कचनी शैली, कायस्थ महिलाओं की शैली होती। तांत्रिक, धार्मिक और तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित होती। गोदना, दलित महिलाओं द्वारा शुरू की, इसमें टैटू जैसे पैटर्न होते, शरीर पर बनवाते हैं लोग। कोहबर, विवाह के लिए बनाई जाने वाली पारंपरिक शैली होती है। किसी का भी हमारे रीजन में विवाह वगैरह होता है तो उसके कोहबर में, जहाँ पर रहते हैं दूल्हा दुल्हन, उस घर में बनाया जाता है। और इसमें मछली का अवश्य ही उपयोग किया जाता है। मछली कामुकता का प्रतीक मानी जाती है, तो इसका उपयोग किया जाता है मिथिलांचल के रीजन में। विषय वस्तु: हिंदू देवी देवता, राम, सीता, कृष्ण, दुर्गा, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी, सामाजिक दृश्य वगैरह भी होते हैं। ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीकात्मक चित्रण भी होता है। प्राकृतिक रंग: हल्दी से पीला, चावल का पेस्ट सफ़ेद, काजल काला, काजल जो होता है उससे काला, नीम के पत्ते से हरा। औजार: उंगलियां, टहनियाँ, ब्रश और माचिस की तीलियाँ इसका औजार होती हैं। वर्तमान स्थिति: वैश्विक पहचान मिला है इसको। यूरोप, अमेरिका, जापान तक में इसके प्रदर्शन हुए हैं। व्यावसायिक उपयोग: अब ये साड़ी से लेकर कपड़ों तक का, दुपट्टा, दीवार हैंगिंग सभी जगहों पर दिखने लग गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खूब बिकता है ये। सामाजिक प्रभाव भी इसका है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है ये चित्रकला। संरक्षण और चुनौतियाँ: सरकार और गैर सरकारी संगठनों ने प्रशिक्षण और विपणन के लिए पहल की है। मधुबनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है इसके लिए। आधुनिक तकनीकी जैसे फोटोग्राफी, बाजार में सस्ते विकल्प के कारण पारंपरिक कलाकारों की संख्या घटी भी है। आधुनिक नवाचार: समकालीन कलाकार अब सामाजिक मुद्दों जैसे लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और वर्क फ्रॉम होम
और बच्चे, इनका चित्रण भी अब किया जाता है। कोरोना के दौरान भी शानदार चित्रण देखे बैठे बैठे मैंने। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी 2024 में 910 कलाकारों ने 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये आपको करंट मैंने बताया। जब भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसमें करंट अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये मिथिला चित्रकला की खासियत हो गई। आज यहीं पर वीडियो को एंड करेंगे, कुछ काम है इस कारण से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत गुफा कला, यहाँ से सवाल पूछा गया था पिछली बार कि पूर्वी भारत में गुफा कला क्या है और उसकी विशेषताओं को लिखिए, गुफाओं के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार के सवालों को भी हम लोग करेंगे। गुफा आर्ट आपको पढ़ना ही है, पिछली बार पूछा गया है। और GS2 के मैक्सिमम टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे। एक और 2 और वीडियो मात्र आएगा GS1 के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के 4 टॉपिक मुझे करवाने हैं और ये एक टॉपिक करवाने हैं, तो ये एक ही वीडियो में हो जाएगा। मेरे हिसाब से एक ही वीडियो में हो जाना चाहिए। उसके अलावा केवल GS2 का ही हम लोग करेंगे रिवीजन। बार बार GS2 और करंट अफेयर के टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखेंगे तो सही रहता है। बनाने की इच्छा होती है, नहीं देखते तो फिर बनाने की इच्छा नहीं होती है। कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे बताइए कि क्या कमी रह जाती है, जिससे मैं सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।